हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं मेंस आंसर राइटिंग 2023 के टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग चैनल पर करवाई जा रही हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी जो अब तक के कराए गए हैं आंसर राइटिंग उनको देख लेंगे। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और इन सब की PDF या फिर अन्य स्टडी मटेरियल के लिए UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पिन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये रवि गंगवार की कॉपी है, हिंदी मीडियम से है ये, और मुखर्जी नगर दृष्टि IAS से ये 8 अगस्त 2023 को आंसर राइटिंग करते हैं। इनका ये रोल नंबर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप के मानसून पर आर्कटिक प्रवर्धन का प्रभाव देखा जा सकता है। दिए गए कथन के संदर्भ में आर्कटिक प्रवर्धन का अर्थ और उसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। 150 शब्द में लिखना है, 10 नंबर का है ये। तो गंगवार जी लिखते हैं, मानसून की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में दाब, तापमान, आर्द्रता और द्वारा निर्धारण होकर वर्षा करती है। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं, इस संदर्भ में आर्कटिक प्रबंधन से आशय ये है कि आर्कटिक क्षेत्र को अपने आसपास की देखरेख की तुलना में आसपास के क्षेत्र की तुलना में तीव्रता से गर्म होना तथा बर्फ़ का पिघलना है। ये सही बातें लिखी हैं इन्होंने। और परिणाम दिखाया है, आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण पर दीर्घकालिक परिणाम जैसे कि नवीन सूक्ष्म जीवों का सक्रिय होना आदि। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, बर्फ़ पिघलने से पृथ्वी की परावर्तिता में कमी आ जाती है, एल्बिडो आ जाते हैं। और अटलांटिक में ताज़े पानी की आपूर्ति बढ़ेगी। फलतः ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन प्रक्रिया प्रभावित होगी। और इसमें एक चीज़ और लिख सकते थे, जैसे कि जैव विविधता में परिवर्तन। ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र में नवीन बंदरगाहों का विकास भी इसके कारण हो सकता है। फिर ये आगे लिखते हैं, तथा व्यापार मार्गों का इससे विकास होता है। मानसून पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आर्कटिक प्रबंधन की प्रक्रिया से संगत क्षेत्र में तापमान की अधिकता से प्रशांत और हिंद महासागर में मानसून की अनियमितता में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं, आर्कटिक प्रबंधन के चलते पश्चिमी विक्षोभ संबंधी प्रक्रिया का भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव, फलतः मानसून आगमन में देरी हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं, आर्कटिक प्रबंधन से पृथ्वी की परावर्तिता में कमी होगी, जिससे पृथ्वी की तापमान प्रणाली असंतुलित होगी और इसके कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है। और लिख सकते थे इसमें, और ला लीनो अल्नीना जैसी घटनाएं अनियमित होंगी। और फिर एक कंक्लूजन पार्ट में ये दे रहे हैं, निष्कर्षतः आर्कटिक प्रबंधन भारतीय मानसून को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर नुकसानजनक प्रभाव होंगे। निष्कर्ष सुझावात्मक दें। इसमें और भी सुझाव दे सकते थे। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इनको 10 में 4.5 नंबर दिए हैं। अब आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। गंगवार जी काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इनकी राइटिंग भी समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। G20 में ऐसी नीतियाँ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करके उनसे निपटने में अग्रणी भूमिका निभा सकें। G20 एक विकसित विकासशील देशों का राजनीतिक संगठन है, जिसका गठन 2008 की वैश्विक मंदी के कारण वैश्विक समस्याओं के सामूहिक समाधान हेतु किया गया था। ठीक है। भूमिका को और प्रभावी बना सकते थे। फिर आगे ये लिखते हैं, गंगवार जी, वर्तमान समय में G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और इसके विभिन्न मुद्दों को आपदा प्रबंधन को लेकर निम्न कदम उठाए गए हैं। आपदा अवरोधी संरचना निर्माण समझौता CDRI को अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं, पूर्व आपदा पश्चात विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय पर जोर दिया गया है और इसी क्रम में आपदा संबंधी दिशा निर्देशों में ये लिखते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाने पर बात की गई है। 4 पॉइंट लिखते हैं। 4 पॉइंट में है, G20 पर कुछ राज्य तकनीकी तौर पर तथा वित्तीय रूप से आपदा प्रबंधन में
अन्य राष्ट्रों की मदद कर सकते हैं। इसमें ये अन्य चीज़ें भी दिखा सकते थे, जैसे G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण वर्किंग ग्रुप प्रोग्राम के बारे में। आपदा पूर्व चुनौतियों से निपटने में प्रशिक्षण, पूंजी गहन, पूर्व चेतावनी प्रणाली संबंधी तकनीक का विकास आदि क्षेत्रों में G20 महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छठा पॉइंट ये लिखते हैं, G20 विश्व की 3/4, यहाँ पे गलत है, 2/3 होगा, जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात इनके पास संसाधन तथा प्रभावित हो सकने वाला जन समुदाय दोनों है। और अतः समन अनुकूलन तकनीकों पर निवेश करना चाहिए। आगे ये कंक्लूड करेंगे, अतः आपदा के संदर्भ में जहां भारत अति संवेदनशील देशों की श्रेणी में आता है, उसे G20 जैसे वैश्विक मंच का उपयोग अनुकूल नीति निर्माण हेतु करना चाहिए। तो इनको यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं 10 में। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भूजल में गिरावट के साथ साथ भारत जल संकट का सामना कर रहा है। इस कथन के आलोक में जल निकायों की जनगणना के प्रमुख निष्कर्षों और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो रवि गंगवार लिखते हैं, आज़ादी के समय भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 3000 से 4000 मीटर क्यूब प्रतिदिन थी, जो कि घटकर 1000 मीटर क्यूब प्रति दिन रह गई है। इस तथ्य से जल संकट की स्थिति को समझा जा सकता है। काफ़ी ये इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन इन्होंने दिखा है। आगे लिखते हैं रवि जी, भारत में जल निकायों की गणना का कार्य केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के तहत कराया गया है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष है। ये पॉइंट वाइज लिखते हैं। भूजल संबंधी दोहन में कृषि का स्थान अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, भारत के आधे से अधिक जल निकाय प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सही बात है ये। और प्रदूषण में भारी धातुओं, आर्सेनिक, निकिल आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से सुपोषण की समस्या तथा अम्ल वर्षा से भी सुपोषण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। फिर महत्व दर्शाते हैं, इस जनगणना से देश की जल निकायों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई है और निष्कर्षों का आधार बनाकर नीति निर्माण में आसानी होगी। फिर है आगे तीसरा पॉइंट है, हर घर जल स्वच्छ जल उपलब्धता के संदर्भ में निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। कृषि संबंधी सब्सिडी को भी तर्कसंगत करने की जरूरत है, क्योंकि यह जल की प्राथमिक खपत करता है। जल निकायों का डेटाबेस बनाना, ये लिख सकते थे एक्स्ट्रा। और इसी प्रकार सुपोषण प्रदूषण के निपटने के आवश्यक मात्रात्मक आंकड़ों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इस प्रकार जल निकायों की गणना भविष्य के जल संकट की तीव्रता को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा इन्होंने। कंक्लूजन और इंट्रोडक्टरी पार्ट दोनों बहुत सटीक लिखे हैं। अच्छा प्रयास रहा है, एग्जामिनर ने भी लिखा है। और यहाँ पे इन्होंने 10 में से 5 मार्क्स दिए हैं। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती ग्रामों से पलायन को रोकना है, जिससे सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा। ठीक, तो रवि गंगवार जी लिखते हैं, भारत की सीमा सुरक्षा संबंधी मामले में सीमांत गांवों का खाली होना तथा उनका विकास प्रक्रिया में पिछड़ा होना एक बड़ी समस्या है। इसमें बजट 2022-23 में घोषित केंद्र प्रायोजित योजना भी लिख सकते थे। इनके समाधान हेतु सरकार द्वारा ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं, सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकना, संधारणीय तथा किफ़ायती आधारभूत ढांचे के विकास द्वारा कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर प्रवासन पर नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा और स्वास्थ्य, बिजली जैसी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। एक गांव एक उत्पाद और SHG सहकारी समितियों आदि का विकास भी इसमें लिख सकते थे। वस्तुतः सीमावर्ती गांव सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सीमा पर स्थित चौकियों तक रसद पहुंचाने, मदद पहुंचाने आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में आजीविका आधारभूत संसाधनों की कमी से होने वाले पलायन को रोकेगा, ताकि सीमावर्ती सुरक्षा में जन भागीदार युक्त बनाया जा सके। इस संदर्भ को कारगिल की घुसपैठ को एक स्थानीय चरवाहे द्वारा पकड़े जाने से समझ सकते हैं। फिर कंक्लूजन लिखते हैं ये, अतः सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमा सुरक्षा के साथ साथ मानव संसाधन के विकास में भी सहायक होगा, जो कि अंततः भारत के कल्याणकारी स्वरूप को ही प्रतिबिंबित करेगा। बहुत सटीक यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन लिखा है। इनको 10 में से 4.5 मार्क्स मिले हैं। आगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत के रिवर क्रूज पर्यटन में अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालने की क्षमता है, परीक्षण कीजिए। रवि गंगवार जी इसमें लिखते हैं, हाल ही में गंगा नदी पर MV गंगा विलास क्रूज परिवहन द्वारा इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी चर्चाओं को शुरू किया गया है। फिर रिवर गंगा क्रूज पर्यटन की संभावनाएं लिखे हैं। भारत में 111 जलमार्ग चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हिमालयी नदियों का मैदानी भागों में शांत प्रवाह। तीसरा है जलमार्ग द्वारा परिवहन की लागत का रेल और सड़क से किफ़ायती होना, और इसमें ये एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ सकते थे, रोजगार का सृजन होगा। भारत में नदियों के किनारे विभिन्न तीर्थ धार्मिक स्थल हैं, फलतः धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, और जैसे उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, नासिक, त्र्यंबकेश्वर इत्यादि। अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। रिवर क्रूज पर्यटन के संदर्भ में निवेश कम, प्रतिफल ज़्यादा, क्योंकि नदियाँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, ना कि सड़क रेल की तरह उनका निर्माण करना पड़ेगा। आगे है पर्यावरण की दृष्टि से भी जल परिवहन अच्छा है। ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालन काफ़ी सुलभ होगा, लागती प्रभावी होगा, जो लागत होती है वो प्रभावी होगी। रिवर क्रूज पर्यटन संबंधी उत्सुकता तथा उसकी विभिन्नता, जैसा कि संपूर्ण भारत में कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और विदेशी मुद्रा के संबंध में भी लाभकारी, जैसे कि गंगा विलास की बुकिंग के आधे से ज़्यादा विदेशी पर्यटक हैं। और इस प्रकार रिवर क्रूज पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेगा। यहाँ पे प्रश्न के दूसरे पक्ष अर्थात चुनौतियों को भी बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चैलेंजिंग पॉइंट, पहले नंबर पे इंट्रोडक्टरी आता है, फिर उसके महत्व आते हैं, फिर चैलेंज क्या है, और फिर उसके उपाय क्या होने चाहिए। तो 4 पार्ट में ये क्वेश्चंस बटे होते हैं, तो इनमें सारे पहलुओं पे अगर प्रकाश डालेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर ने इनको 4 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10 में। छठा नंबर है, भारत में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को सर्वांगीण समावेशिता और दक्षता लाने के लिए जाना जाता है। भारत में DBT के लाभों और मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। ये छठा क्वेश्चन है। रवि गंगवार जी लिखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का कथन है कि रोजगारों योजनाओं के लिए जारी 1 रुपये में से लक्षित समूह तक मात्र 10 पैसे पहुंचते हैं। इस परिस्थिति में सुधार हेतु ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लाया गया था। इसमें बोला गया है कि ये DBT के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे लिखना चाहिए था। फिर है लाभ, इसमें क्या है, रियल टाइम में धन का हस्तांतरण, यानी तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को। भ्रष्टाचार और लीकेज में कमी आएगी, सही बात है। शांता कुमार समिति के अनुसार DBT से भारत ने अब तक 30,000 करोड़ बचाए हैं। DBT संबंधी जैम ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाया, सरकारी योजनाओं की दक्षता और प्रभाविता में वृद्धि हुई है। जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है, क्योंकि डिजिटल आंकड़ों की मदद से अंकेक्षण करना त्वरित एवं समय कुशल होगा। मुद्दे इससे क्या है, डिजिटल विभाजन संबंधी मुद्दा, उदाहरण भारत में केवल 26% महिलाएं ही मोबाइल इस्तेमाल करती हैं। और वित्तीय और डिजिटल साक्षरता संबंधी पिछड़ापन, आंकड़ों की निजता संबंधी एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दा, तकनीक
प्रशासकीय ढांचे की सर्वव्यापकता का अभाव, कुशल संचालन हेतु मानव पूंजी की अनुपलब्धता, जैसे कि मात्र 4% कार्यबल कुशल कामगार में भारत में है। और फिर कंक्लूजन लिखते हैं, अतः ये कहना उचित होगा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का लागू होना वित्तीय समावेशन की दिशा में बस एक कदम है। अभी हमें पूरी रेस दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनको 5 मार्क्स मिले हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन को समेटने की कोशिश की है। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर थोड़ा और लिखा जाता तो 6 से 7 मार्क्स मिल सकते थे। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को सुरक्षा उपायों में सुधार करने, गति में वृद्धि करने और समय की पाबंदी को सुनिश्चित करने पर प्राथमिक ध्यान देने की साथ साथ अपने बुनियादी ढांचे के व्यापक उन्नयन की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो इसमें देखेंगे, हाल ही में उड़ीसा में हुए रेल हादसे ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पुनः चर्चा में ला दिया है। इस संदर्भ में निम्न बिंदु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला इन्होंने लिखा है, रवि गंगवार जी ने, भविष्य में उड़ीसा रेल हादसे जैसे घटनाओं को रोकने हेतु रेल कवच का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। दूसरा है, सैटेलाइट, जीपीएस आदि का प्रभावी उपयोग ताकि दुर्घटना की स्थिति में अन्य ट्रेनों को रोका जा सके। थर्ड पॉइंट है, भारतीय कोचों को आधुनिक बनाया जाए, जैसे कि उनका निर्माण एल्युमिनियम से करना। वंदे भारत ट्रेन ये एल्युमिनियम से बनी है। इसी संदर्भ में सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाते हुए उसके उल्लंघन पर त्वरित चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था। रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण तथा विद्युतीकरण होना चाहिए। छठा पॉइंट है, असामाजिक तत्वों से ट्रैक के रखरखाव को सुनिश्चित किया जाए। 7वां पॉइंट है, मानव रहित क्रॉसिंग को प्रतिबिंबित किया जाए। 8वें पॉइंट में बैरियर की डिजाइन में बदलाव करते हुए उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाए। और भविष्य में सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के संदर्भ में आबादी वाले स्थानों पर एलिवेटेड मार्ग पर विचार किया जा सकता है। अतः भविष्य में रेल परिवहन में सुरक्षित तथा समयबद्ध बनाने हेतु बहुआयामी रणनीति के तहत नीति निर्माण पर बल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ सरकारी प्रयास को भी बताएं। LHB कोच, विद्युतीकरण, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, इन सब के बारे में ये एक 2 लाइन लिख सकते थे। यहाँ पर एग्जामिनर ने इन्हें 10 में से 4.5 नंबर दिए हैं। ठीक मार्क्स ये माने जा सकते हैं। अब इनका ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। जैसा कि एग्जामिनर ने इनके सारे आंसर चेक किए हैं, तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला है, आपकी विषय वस्तु दक्षता काफ़ी अच्छी है। दूसरा पॉइंट है, कहीं कहीं उत्तर में विविधता अपेक्षित है। प्रस्तुतिकरण अच्छा है, मैप आदि द्वारा आप और बेहतर करें। यानी मैप अगर बनाएंगे तो उससे और सटीक समझ में आएगा। फिर है, निरंतर लेखन अभ्यास करें, आप अवश्य बेहतर करेंगे। ये इनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इनकी 616वीं रैंक आई थी अभी 2023 में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।